मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों जो है इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य ही होता है इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड करना ऑन फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, so that the financial results can be maximized। जैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो सके, इन चीज़ों को इंश्योर करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये तमाम उद्देश्य होता। लेकिन ये प्लान तो हमें ये बतलाता है, फाइनेंशियल प्लान, कि कहाँ से कितना फंड प्राप्त करेंगे और उस फंड का कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, उसका आप टारगेट फिक्स करता है, फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, पॉलिसी, प्रोसीजर्स आदि को डिफाइन करता है। लेकिन उस प्लान को एक्सिक्यूट करना, उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डिजायर्ड रिजल्ट आया या नहीं आया, इसको अगर सुपरवाइज नहीं किया जाए, इसको अगर रिव्यू नहीं किया जाए, इसका मॉनिटरिंग ना हो, तो फिर पता ही नहीं चलेगा। फर्म लॉस में है तो लॉस में चलती चली जाएगी। इसलिए कंट्रोल का होना ज़रूरी है। यानी जो भी एक्टिविटीज़ है वो देखना है, उसको मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, उसका असेसमेंट करना है कि अकॉर्डिंग टू प्लान एक्सिक्यूट हर एक्टिविटीज़ हो रहा है कि नहीं, यानी डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ हम अग्रसर हैं कि नहीं। तो इसके लिए उसका मेजरमेंट करना, यानी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताया, पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर अबाउट द गेटिंग द फंड्स रिक्वायर्ड एंड इट्स यूज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। लेकिन आपका कंट्रोल इंश्योर करता है कि ये जो फंड है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कह देने मात्र से नहीं होगा, उसका हो पा रहा है कि नहीं, इस पे कंसीडर करना, इस पे ध्यान रखना, कंसंट्रेट करना। तो कंट्रोल इंश्योर करता है कि वेदर दीज रिसोर्सेज आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर वे एंड द फर्म्स ऑपरेशन इज गोइंग टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स व्हिच हैव बीन फिक्स्ड अंडर फाइनेंशियल प्लान्स। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करता है। उन तकनीकों का इस्तेमाल करना, बजट के साथ जो एक्चुअल रिजल्ट है उसका कंपैरिजन करना, और हर सेगमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, है ना, और उसके संबंध में जो आवश्यक कदम, अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आ रहा है और उसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो समय पर करेक्टिव मेजर्स जो है उनको भी लेने के लिए हेल्प कर डिसाइड करना। तो ये तमाम प्रोसेस कंट्रोल कहलाता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो सामने आ रहे हैं वो एक्चुअल रिजल्ट्स है जब प्लान एक्सिक्यूट किया गया, और प्लान में जो एक्सप्रेस किया गया, रिफ्लेक्ट किया गया लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाना कि रिजल्ट अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि टेक्निक्स इसके अंतर्गत कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो जो टेक्निक्स फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए अक्सर यूज़ में लाया जाता है, उसमें सबसे पहला नाम बजटरी कंट्रोल का है। बजटरी कंट्रोल के तहत इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल लगभग जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं खास करके, उन तमाम यूनिट्स में ये फॉलो अप किया जाता है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम। एंड इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल बजट्स, मास्टर बजट, फाइनेंस बजट, कैश बजट आर तैयार किए जाते हैं। फंक्शनल बजट के रूप में आप कह सकते हो, जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन हुआ तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रभावित करने वाले मटेरियल हैं, लेबर है, ओवरहेड है, सब का इंडिविजुअल बजट तैयार होता है। तो बजट जब भी तैयार होता है तो हमेशा बैक जो प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट है और प्रीवियस बजट्स है, उस दोनों के को कंसीडर किया जाता है, और जो फ्यूचर में
पॉसिबल सर्कमस्टांसेस जिसका हमको सामना करना पड़ेगा, प्लस मार्केट रिपोर्ट और मार्केट सर्वे आदि का जो आया, डिमांड एनालिसिस वगैरह का, तमाम चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट ऑपरेशनल बजट्स तैयार करते हैं। बजट्स में एक के माध्यम से टारगेट फिक्स कर देते हैं। टारगेट फिक्स कर दिया जाता है तो अब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन बजट बन गया कि जनवरी माह में इतना प्रोडक्शन करना है और इतने मटेरियल कॉस्ट, इतने लेबर कॉस्ट, इतने ओवरहेड के अंतर पर प्रोड्यूस कर देना है फरवरी माह में, फिर मार्च में, अप्रैल में। तो ये जो ऑपरेटिंग बजट्स है डिफरेंट, तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वह जिस लेवल के हों, उन सबों के ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई हमको जो है सो ये टारगेट फिक्स करना है। क्या? तो जनवरी माह में इतने आउटपुट देने हैं, क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन जो बजट में शो कर रहा है उसको अचीव करना है। तो एवरी वर्किंग इंडिविजुअल ट्राइज देयर बेस्ट to attain the targeted goals of fixed under various types of budgets. सेल्स डिपार्टमेंट ये इसको कितना सेल करना है ये टारगेट फिक्स है। वो कल को यह ना कहे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे जो सेल करना था, हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए उचित समय पर सप्लाई नहीं किया प्रोडक्शन करके। इसीलिए सभी में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का इफेक्टिव होना आवश्यक होता। तो इसीलिए बजटरी कंट्रोल का ज़्यादातर फर्में इस्तेमाल करती है। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन अनदर टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोलिंग। लागत को कम से कम मिनिमाइज करना जहाँ तक पॉसिबल हो, उसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। What should be the actual cost of a product which is going to produce in future? जो वस्तु हम भविष्य में बनाने जा रहे हैं आने वाले पीरियड में, उसका आइडियल कॉस्ट, वास्तविक लागत के रूप में कितना होना चाहिए। तो साइंटिफिक वे में तैयार किया गया स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, जो मटेरियल का स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स तैयार डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए किए जाते हैं। मटेरियल्स के लिए अलग, लेबर्स के लिए अदर, ओवरहेड्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स तैयार होता है। उस स्टैंडर्ड्स तैयार करके जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वह अपने मैन पावर का इस्तेमाल प्लस मटेरियल्स आदि के एक्विजिशन में काफ़ी प्रॉम्प्ट हो जाते हैं कि मटेरियल अगर घटिया क्वालिटी का सप्लाई हो गया तो उससे मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, जबकि हमको इस बजट और इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत हमको मटेरियल कॉस्ट रखना है। तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल लापरवाही के कारण है, उस पर कंट्रोल हो जाता है। आप इसी प्रकार लेबर अगर अपने भरपूर इस्तेमाल एफिशिएंसी का नहीं कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल हो जाता है। उन्हें भी टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको विद इन इतना आवर के वर्किंग आवर में इतना मिनिमम यूनिट प्रोड्यूस करना है। इस तरह से क्या होता है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो उसका कंपैरिजन प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट से किया जाता है। अगर वो नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है तो क्यों आया उसको एनालाइज करके पता लगा जाता है कि कौन से कारण से ऐसा हुआ, उस कारण को कंट्रोलेबल है तो उसको कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ से संबंधित स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के वेरिएंस के बीच एनालाइज करके कारणों का पता लगाने की ओवर कॉस्टिंग क्यों हो रहा है। दूसरा, तीसरा जो है डिविजनलाइजेशन, यानी जितने भी एक्टिविटीज हैं फर्म के वो अलग अलग सेगमेंट में बांट देना। अलग सेगमेंट में बांट देने से क्या होता है कि उस सेगमेंट को एक अथॉरिटी डील कर देगा, ऑथराइज कर दिया जाता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है कि आपको इतना टाइम में इस तरह का परफॉर्मेंस देना है। तो डिफरेंट सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स, एक्सपेंडिचर सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स, सब अलग अलग डिवीज़न में बांट दिए जाते हैं और सभी सेंटर्स के एक अथॉरिटी डेलीगेट कर दिए जाते हैं विथ सम राइट्स एंड ड्यूटीज, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दिया गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फिक्स किया गया और डिफरेंट डिविजन्स के लिए उनका एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हैं।
ये रिकॉर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के तहत रखा जाता है कि जो इस सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाए सारे सेगमेंट का प्रॉपर वे में। अकाउंटिंग वो काम किया। फिर अप्रेजल ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस, हर एक डिवीजन का जो नॉर्म्स तय किया गया था, टारगेट फिक्स किया गया था, उससे कंपेयर करके हर सेगमेंट अथॉरिटी को उसके रिजल्ट का रिपोर्टिंग करना होता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जजमेंट होता है कि कौन से सेगमेंट की अथॉरिटी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर पुअर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो सजेशन होता है, कैसे पनिश किया जाए या उसको सो कॉज नोटिस दिया जाए। और जिसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ उसको रिवार्ड भी दिया जा सकता है, बोनस भी दिया जा सकता है, प्रीमियम पेमेंट भी हो सकता है, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो करके अपने एफिशिएंसी का इस्तेमाल करे। तो इस प्रकार से दीज आर द टेक्निक्स विच आर नॉर्मली यूज्ड बाय every firm which want to control its business activities in all respect। हाँ, तो फाइनेंशियल कंट्रोल का ये पार्ट हुआ आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे बजट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल।